और आपका समय स्टार्ट होता है अब। Hi everyone, this is Pawan and you are watching my YouTube channel Torsia Way to Success। इस वीडियो में हम लोग पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को एमसीक्यू के फॉर्म में सॉल्व करने वाले हैं एंड प्रत्येक एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे। यदि आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं वो सभी प्रश्न रेलवे एलपी, जेई, टेक्नीशियन और ग्रुप डी में पूछे गए हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी आपको फायदा होगा। अगर इस वीडियो से आपकी तैयारी में थोड़ा सा भी मदद मिले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कितना मार्क्स इस टेस्ट में आया है। तो वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेंडलीव का आवर्ती नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉनों की संख्या पर, बी परमाणु द्रव्यमान पर, सी परमाणु क्रमांक पर और डी परमाणु त्रिज्या पर। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी परमाणु द्रव्यमान। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में किसके आधार पर अरेंज किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं, ए बढ़ते परमाणु क्रमांक के अनुसार, बी घटते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, सी बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, डी घटते परमाणु क्रमांक के अनुसार। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। जब मेंडलीव ने अपना आवर्त सारणी का खोज किया था तब उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? आपके ऑप्शन हैं, ए 63, बी 65, सी 66, डी 67। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 63। यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लिखा है जो आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर आपको याद रखना है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में उसका अंतिम तत्व कौन सा था? यूरेनियम। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डुबेराइनर ने उत्प्रेरक या कैटलिस्ट के रूप में पहला अवलोकन किस तत्व पर किया था? तो आपका ऑप्शन है, ए एजी या सिल्वर, बी एनआई निकेल, सी एयू या गोल्ड, डी पीटी प्लेटिनम। आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्लेटिनम। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, उत्प्रेरक या कैटलिस्ट किसे कहते हैं? तो कैटलिस्ट वे सब्सटेंस होते हैं जो किसी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, लेकिन उस रिएक्शन को स्लो या फास्ट कर देते हैं। जब डोबेराइनर ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन कराया था तो उस रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए उन्होंने किस एलिमेंट का यूज किया था? उन्होंने प्लेटिनम का यूज किया था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? आपके ऑप्शंस हैं ए डोबेराइनर, बी मेंडलीफ, सी मोजले एंड डी न्यूलैंड। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोजले। अब हम लोग अन्य ऑप्शन के बारे में देखने वाले हैं कि इन्होंने तत्वों को किस नियम पर वर्गीकृत किया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है डोबेराइनर। अगर आपसे पूछा जाए कि तत्वों को सबसे पहले अरेंज करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डोबेराइनर। इन्होंने जिस नियम पर तत्वों को अरेंज किया था उस नियम को कहा जाता है डोबेराइनर का ट्राइड लॉ, डोबेराइनर का ट्रिक नियम। इसे हम लोग आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी है मेंडलीफ। इन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया था। हमारा ऑप्शन नंबर सी है मोजले। इसे तो हमने अभी देख लिया है। और ऑप्शन नंबर डी है न्यूलैंड। इन्होंने जिस नियम पर तत्वों को सजाया था उस नियम को कहा जाता है न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। डोबेराइनर के ट्रिक के प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है। इस ट्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा होगा? आपके ऑप्शंस हैं ए आयोडीन, बी आर्सेनिक, सी सल्फर और डी कैल्शियम। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर्सेनिक। अब हम लोग डोबेराइनर के ट्राइड लॉ या ट्रिक नियम को देखने वाले हैं कि ये नियम है क्या। तो इसके लिए मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूं। डोबेराइनर ने तीन तीन एलिमेंट को लेकर एक ग्रुप बनाया और उनका मानना था कि इस ग्रुप के पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत हमेशा दूसरे तत्व के द्रव्यमान के बराबर होता है। यहाँ पे आप समझिए, ये मैं पहला ट्राइड ले रहा हूं। हमारा पहला एलिमेंट है लिथियम। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान है 7 और हमारा अंतिम तत्व है पोटासियम। इसका परमाणु द्रव्यमान है 39। जब इसका औसत निकाला गया तो कितना निकला 23। और 23 किसका परमाणु द्रव्यमान होता है? सोडियम का। तो इस प्रकार से उन्होंने तत्वों को अरेंज किया है। हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है फास्फोरस और एंटीमनी के बारे में। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ये फास्फोरस है और ये एंटीमनी है। जब इसके परमाणु द्रव्यमान का औसत निकाला गया तो लगभग कितना हुआ 76.5, जो कि किसके बराबर है? AS या आर्सेनिक के बराबर है। तो यहाँ मैंने और भी ट्राइड लिख दिए हैं। हो सके आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा और इसे याद कीजिएगा, क्योंकि संभावना है अगर पीरियोडिक टेबल में क्वेश्चन बनेगा तो इससे जरूर आएगा और बहुत सारे स्टूडेंट इसे छोड़ देते हैं। तो आप इसे जरूर पूरा कीजिएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में निकेल से पहले कौन सा तत्व दिखाई देता है? तो आपके ऑप्शन है ए कोबाल्ट, बी स्ट्रोंशियम, सी रुबिडियम, डी मोलिब्डेनम। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट। मैं आपको मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे।
यहाँ आप देख सकते हैं ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है और हमसे सवाल में पूछा गया है निकेल से पहले कौन सा तत्व दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए ये है निकेल और इसके जस्ट पहले कौन सा एलिमेंट है, कोबाल्ट। हो सकता है आपसे ये पूछ दे पैलेडियम से पहले कौन सा एलिमेंट है या प्लेटिनम से पहले कौन सा एलिमेंट है, तो आप इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में इका एल्युमिनियम की जगह लेता है, तो आपके ऑप्शन है ए स्कैंडियम, बी जर्मेनियम, सी टाइटेनियम या डी गैलियम। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गैलियम। यहां आप ध्यान दीजिए जब मेंडलीव का आवर्त सारणी रिलीज हुआ था तो उस समय गैलियम और जर्मेनियम इन तत्वों का खोज नहीं हुआ था। तो मेंडलीव ने क्या किया था, एल्युमिनियम और सिलिकॉन के जस्ट नीचे एक जगह खाली छोड़ दिया था और उन्होंने ये कहा कि आगे भविष्य में और भी एलिमेंट का खोज होगा, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन। और उन्होंने ये भी कहा कि इनका प्रॉपर्टी एल्युमिनियम और सिलिकॉन के समान होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ने वाले हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में कोई उपधातु या मेटलॉइड शामिल नहीं है, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 26, ऑप्शन नंबर बी 35, ऑप्शन नंबर सी 17 या ऑप्शन नंबर डी 16। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 7। मैं आपको आधुनिक आवर्त सारणी दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ आप ध्यान दीजिए ये आवर्त 1 है, ये 2, ये 3, इसी प्रकार से टोटल 7 आवर्त है। और इस ग्रीन कलर में आप जो एलिमेंट को देख रहे हैं ये सभी उपधातु हैं, ये सभी मेटलॉइड हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये उपधातु किस आवर्त के अंदर आ रहे हैं, ये 2, 3, 4, 5 और 6, 2 से लेकर 6 तक आवर्त में ये सभी उपधातु आते हैं। और यहाँ पर देखिए आवर्त संख्या 1 में हाइड्रोजन और हीलियम ही है और आवर्त संख्या 7 में कोई उपधातु है ही नहीं, मतलब कि आवर्त 1 और 7 में कोई भी उपधातु नहीं है। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए आदर्श गैस, बी क्षार धातु, सी क्षारीय मृदा धातु, डी हैलोजन। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्षार धातु। इसे हम लोग इंग्लिश में तो अल्कली मेटल भी कहते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं वर्ग 1 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, लिथियम, सोडियम,
पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, और ये सभी एस ब्लॉक में स्थित हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्व को क्या कहा जाता है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मृदा तत्व, ऑप्शन नंबर बी निष्क्रिय गैस, ऑप्शन नंबर सी उपधातु, या ऑप्शन नंबर डी संक्रमण तत्व। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी निष्क्रिय गैस, या इसे हम लोग नोबेल गैस या इनर्ट गैस भी कहते हैं। और हमारे आवर्त सारणी में टोटल 6 उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस है। कौन कौन देख लीजिए। फर्स्ट है हीलियम, सेकेंड नियोन, थर्ड आर्गन, फोर्थ क्रिप्टन, फिफ्थ जेनॉन एंड सिक्स्थ है रेडॉन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है, फिर नाइट्रोजन परिवार का तीसरा तत्व कौन सा है? और आपके ऑप्शन है, ए आर्सेनिक, बी फास्फोरस, सी एंटीमनी, या डी बिस्मथ। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्सेनिक। मैं आपको एक तरीका बता देता हूं जिससे कि आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। मैं सबसे पहले नाइट्रोजन फैमिली लिख लेता हूं। समूह 15 में, ग्रुप 15 में जो भी है मैं इसे लिख लेता हूं। तो ये है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड मॉस्कोवियम। आप इसे कैसे याद कीजिएगा, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। एक फनी ट्रिक है, आपको एक लाइन याद रखना है, नाना पापा आंसू सब बीमार। मैं दोबारा बोलता हूं, नाना पापा आंसू सब बीमार। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। यहां पर आप देख लीजिए, हमसे सवाल में पूछा गया था ग्रुप 15 का, तो ये है ग्रुप 15। ग्रुप 15 का पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन, इसलिए इसे कहा जाता है नाइट्रोजन फैमिली। और इसी प्रकार से ग्रुप 14 का पूछा जाता, इसे हम लोग बोलते हैं कार्बन फैमिली। इसी प्रकार से ग्रुप 13 का क्या हो जाएगा, बोरोन फैमिली। ग्रुप 16 का ऑक्सीजन फैमिली। इसी प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इसे किस प्रकार से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आवर्त सारणी में जिग-जैग लाइन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? और आपके ऑप्शन है, ए रेखा के पास इसके साथ साथ मेटलॉइड है। मेटलॉइड का मतलब होता है उपधातु। ऑप्शन नंबर बी है, ग्रुप 13 से लाइन शुरू होती है। ऑप्शन नंबर सी है, धातु और गैर धातु के बीच का विभाजन है। गैर धातु का मतलब होता है अधातु। और ऑप्शन नंबर डी है, लाइन 7th अवधि में समाप्त होती है। आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाइन 7th अवधि में समाप्त होती है। अब मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूं जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। यहां आप ध्यान दीजिए, ये है जिगजैग लाइन,
हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, रेखा के पास साथ साथ मेटलॉइड है, मतलब कि उपधातु है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं इस लाइन के आसपास बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक ये सभी उपधातु हैं। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बोला जा रहा है, ग्रुप 13 से लाइन शुरू होती है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये है ग्रुप 13 और इसी ग्रुप से लाइन शुरू हो रही है, मतलब ये वाली भी बात हमारी सही है। ऑप्शन नंबर सी है, धातु और गैर धातु के बीच का विभाजन है। इस जिगजैग लाइन के इस तरफ जितने भी एलिमेंट है वो सभी धातु है और इस तरफ अधातु है, मतलब कि ये बात भी हमारा सही है। और ऑप्शन नंबर डी है, लाइन 7th अवधि में समाप्त हो जाती है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, लाइन यहाँ पर समाप्त हो रही है, ठीक है। और ये कौन सा अवधि है, यहाँ हम लोग काउंट कर लेते हैं। ये है अवधि 1, या इसे हम लोग आवर्त भी बोलते हैं। आवर्त 2, आवर्त 3, 4, 5, 6 और 7। तो 7th आवर्त में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर तो लाइन आया ही नहीं है, ठीक है। ये कहाँ खत्म हो रहा है, आवर्त 6 में खत्म हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है और ये हमसे सवाल में पूछा गया है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप 13 को किस रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन है, ए कार्बन फैमिली, बी नाइट्रोजन फैमिली, सी ऑक्सीजन फैमिली या डी बोरोन फैमिली। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बोरोन फैमिली। अभी मैंने कुछ देर पहले ही सभी के बारे में डिटेल से बताया था। यहाँ मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूँ दोबारा, ताकि आपको फिर से याद आ जाए। हमसे बोला गया था ग्रुप 13 के बारे में, तो ये है ग्रुप 13 और इसका पहला एलिमेंट है बोरोन, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बोरोन फैमिली। एकमात्र ब्लॉक जिसमें एक आवर्त सारणी में धातु, अधातु और उपधातु तीनों आते हैं। और आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक। आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पी ब्लॉक। यहां मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहां आप ध्यान दीजिए, ग्रुप 1 और 2 ये दोनों एस ब्लॉक से संबंधित हैं। ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक ये सभी पी ब्लॉक से संबंधित है, हीलियम को छोड़कर। और ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक ये सभी डी ब्लॉक से संबंधित है। और नीचे जो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज है ये एफ ब्लॉक से संबंधित है। हमसे पूछा गया है किस ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों आते हैं। तो आप इस पी ब्लॉक को ध्यान से देखिए, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम ये सभी मेटल हैं। इसी प्रकार बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सभी मेटलॉइड है, उपधातु हैं। और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस ये सभी उपधातु हैं। तो यहां से हमें ये पता चला कि पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों पाए जाते हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ने वाले हैं।
परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाला आइसोटोप निम्नलिखित में से कौन सा है? और आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम 234, ऑप्शन नंबर बी है यूरेनियम 236, ऑप्शन नंबर सी है यूरेनियम 235, ऑप्शन नंबर डी है यूरेनियम 237। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम 235। आवर्त सारणी का पहला मानव निर्मित तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए फ्रेंसियम, बी प्लूटोनियम, सी एस्टाटीन या डी टेक्नेटियम। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी टेक्नेटियम। अगर मैं बात करूं इसके एटॉमिक नंबर का, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 43। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। भारी धातु या संक्रमण धातुओं को समूह संख्या या ग्रुप नंबर डैश के बीच रखा जाता है। और आपके ऑप्शंस हैं, ए 2 से 12, बी 7 से 12, सी 3 से 12 या डी 5 से 12। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 से 12। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, मैं आपको पीरियोडिक टेबल में इसे दिखा देता हूं। यहां हम लोग देख सकते हैं ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के जो भी एलिमेंट है, इन्हें भारी धातु या संक्रमण धातु कहा जाता है। इसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का पहला धातु है? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोजन, बी लिथियम, सी हीलियम या डी बेरिलियम। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लिथियम। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए बढ़ता है, बी घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, सी अपरिवर्तित रहता है या डी घटता है। आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी घटता है। मैं आपको पीरियोडिक टेबल में दिखा देता हूं ये किस प्रकार से होता है। यहां आप देख सकते हैं ये एरो इधर जा रहा है, मतलब कि ये लेफ्ट से राइट जा रहा है, बाएं से दाएं जा रहा है। तो यहाँ पर ये क्या लिखा गया है, एटॉमिक साइज डिक्रीजिंग। इसका मतलब यहाँ पर परमाणु का आकार घट रहा है। लेकिन अगर वही बोला जाता
किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? तो परमाणु का आकार बढ़ता है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए घटता है, बी अपरिवर्तित रहता है, सी घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, या डी बढ़ता है। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बढ़ता है। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, मैं आपको फिर से एक बार इसे दिखा देता हूं पीरियोडिक टेबल में। यहां हम लोग देख सकते हैं इस आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु का आकार घटता है, लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ रहा है। यही हमसे सवाल में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 1A, बी 2B, सी 1B, डी 3A। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1B। मैं आपको पीरियोडिक टेबल में दिखा देता हूं कि ये 1B है क्या। यहां हम लोग देख सकते हैं ये है 1B, और इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। एंड इस एलिमेंट का यूज एंशियंट इंडिया में सिक्का बनाने के लिए किया जाता था, इसलिए इसे इस ग्रुप को सिक्का धातु भी कहा गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेंडलीफ का संबंध निम्न में से किस देश से है? और आपके ऑप्शंस हैं, ए फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी यूएसए, डी रशिया। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रशिया। मेंडलीफ रूस देश के रहने वाले थे। इसके अलावे मैं और भी जो साइंटिस्ट हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। तो मोजले यूनाइटेड किंगडम से संबंधित थे, न्यूलैंड्स वो भी यूके से रिलेटेड थे, और डोबेराइनर ये जर्मनी देश से संबंधित थे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। आवर्त सारणी के किसी समूह में उपस्थित सभी तत्वों में से कौन सा गुण समान होगा? और आपके ऑप्शंस हैं, ए परमाणु भार, बी बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, या डी प्रोटॉनों की कुल संख्या। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मैं आपको पीरियोडिक टेबल में इसे दिखा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। हमसे सवाल में बोला गया था किसी ग्रुप में, किसी समूह में, तो इस वर्टिकल लाइन को कहा जाता है ग्रुप। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो आप इसे कैसे तोड़िएगा? 1। ये है लिथियम,
लिथियम का परमाणु संख्या है 3, तो 3 को कैसे तोड़ा जाता है? 2, 1। ये है सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या है 11, तो 11 को हम लोग कैसे तोड़ते हैं? 2, 8, 1। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इसके बाहरी कक्षा में सेम इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से हमें ये पता चला किसी भी ग्रुप के बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी एलिमेंट में सेम ही होते हैं। आई होप आपको यहाँ समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? इनडायरेक्टली आपसे ये पूछा जा रहा है तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर किसने अरेंज किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए रदरफोर्ड, बी मैंडलीफ, सी न्यूलैंड्स या डी मोजले। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मोजले। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं? और आपके ऑप्शंस हैं एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक या एफ ब्लॉक। आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पी ब्लॉक। यहां मैंने लिख दिया है, ध्यान दीजिए। हीलियम किस ब्लॉक से रिलेटेड है? वो एस ब्लॉक से रिलेटेड है, जबकि जितने भी अक्रिय गैस है वो पी ब्लॉक से रिलेटेड है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में केवल गैसें हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ए 4, बी 1, सी 3 या डी 2। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1। इसका मतलब आवर्त 1 में ही केवल गैसें पाई जाती हैं, जो कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। मैं आपको इसे पीरियोडिक टेबल में भी दिखा देता हूं। यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये है आवर्त 1। यहां हम लोग देख सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हीलियम है, और ये दोनों गैस के फॉर्म में पाई जाती है। इसके अलावा जो भी आवर्त है उनमें से किसी में भी सभी एलिमेंट गैस के फॉर्म में नहीं पाया जाता है। तो हमारा आंसर हुआ आवर्त 1। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। डैश वह मुक्त ऊर्जा है जब एक इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है। मैं आपको इसे सिंपल फॉर्म में समझा देता हूं। यहाँ बोला जा रहा है जब कोई परमाणु गैस के फॉर्म में हो और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन का एंट्री करवाना हो, एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना हो, तो प्रवेश कराने में जो एनर्जी लगेगा उस एनर्जी को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए विद्युत धनात्मकता, बी आयनन ऊर्जा, सी विद्युत ऋणात्मकता, डी इलेक्ट्रॉन बंधुता। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का
सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने लिखा है एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ जाती है। उसी प्रकार एक समूह में, समूह क्या होता है, एक वर्टिकल लाइन, और आवर्त क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। एक समूह में नीचे से ऊपर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ जाती है। ठीक है, आपको ये सभी पॉइंट याद रखने हैं। और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है, क्लोरीन का, और सबसे कम मर्क्यूरी का। मैं आपको इसे पीरियोडिक टेबल में भी दिखा देता हूं। यहां देखिए, लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वहीं अगर मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगा, बढ़ेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित होगा। आपके ऑप्शंस हैं ए 12, बी 2, सी 3 या डी नन। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। मैं इसे आपको और भी अच्छे से समझाने के लिए आधुनिक आवर्त सारणी दिखाता हूं। यहां पर आप ध्यान दीजिए, मैं एग्जांपल लेता हूं सोडियम का। सोडियम का परमाणु संख्या है 11, तो 11 को मैं कैसे तोड़ूंगा, 2, 8 और 1। यहां पर आप ध्यान दीजिए, इसमें टोटल कक्षाओं की संख्या कितनी है, 1, 2 और 3। इसमें 3 कक्षा है, तो यहाँ कक्षाओं की संख्या क्या बता रहा है, उसका आवर्त संख्या। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, सोडियम किस आवर्त में है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सोडियम आवर्त संख्या 3 में है। वहीं अगर हमसे पूछा जाता कि किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या बताता है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन उसका वर्ग का संख्या बताता है। तो सोडियम के कक्षा में अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना, 1। और यहाँ पे देखिए, और ये किस वर्ग में, वर्ग संख्या 1 में। इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। अब हम लोग आज के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ने वाले हैं। एंड अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या इसके अलावे मैंने इस पीडीएफ का लिंक कमेंट में भी पिन कर दिया है, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में किन दो आवर्त में प्रत्येक में 8 तत्व होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए 4 एंड 5, बी 2 एंड 3, सी 1 एंड 2, डी 3 एंड 4। आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 एंड 3। यहां आपको एक बात याद रखना है, वो क्या है मैं आपको बताता हूं, आप इसे ध्यान से देखिए। 2, 8, 8, 18, 18, 32। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ आवर्त 1 में कितने तत्व हैं, 2। आवर्त 2 में 8, आवर्त 3 में भी 8, आवर्त 4 में 18, आवर्त 5 में 18, आवर्त 6 में 32, और जो बच गए वो आवर्त 7 में है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया या कुछ भी सीखने को मिला
तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा।